इस देश में जो सबसे ताकतवर पुरुष और जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग हैं वो हमारी एकता तोड़ना चाहते हैं। और आज भी वही बात है, चाहे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड देख लीजिए, चाहे आप लव जिहाद का पूरा प्रोपेगेंडा देखिए, हर मामले में महिलाओं को के अधिकारों को, उनकी आजादी को धर्म के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। उनकी आवाजें ना अखबारों में हैं, ना उनकी आवाजें पत्रिकाओं में हैं, ना उनकी आवाजें टेलीविजन में हैं। मैंने देखा कि मैं कहां हूं, मेरी खबर कहां है, मैं कौन थी इससे पहले कि मैं वो बन गई जो मैं आपके सामने खड़ी हूं। क्या मैं और आप एक नहीं है? और क्या आप मुझसे सहमत हैं कि वाकई जो सबसे ताकतवर लोग हैं, और मैं साफ तौर पे कहना चाहती हूं, इस देश में जो सबसे ताकतवर पुरुष और जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग हैं वो हमारी एकता तोड़ना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बानगी देखिए, पिछले 48 घंटे में आपके सामने, आप भी न्यूज देखते होंगे, मेरा तो अच्छी किस्मत है या बुरी किस्मत है, मेरा तो कारोबार ही यही है, मेरा काम ही यही है कि मैं खबर से दूर नहीं रह सकती हूँ, या मैं खबर से दूर रहना चाहूं तो खबर मुझसे दूर नहीं रहती। अब आप देखिए, चर्चा हो रही है बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर कि भाई उन्होंने संविधान बनाया, अंबेडकर कांग्रेस के हैं, अंबेडकर बीजेपी के हैं, अंबेडकर समाजवादी पार्टी के हैं, अंबेडकर को किसने किसका ड्यू दिया। सीधे तौर पर एक जो स्पीच का एक हिस्सा जो 10-11 सेकंड जो वायरल हो रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है, इस स्पीच में कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बहुत जुल्म और ज्यादती की और वो नहीं ड्यू दिया, कांग्रेस पार्टी से नाराज थे बाबा भीमराव अंबेडकर। वो बहस राजनीति की बहस है, उस बहस को जारी रहना चाहिए। मैं आपके साथ जो बांटना चाहती हूं वो ये कि कैसे इस पूरी बहस में जो महिला अधिकार और जो महिला आजादी है वो उसके केंद्र में है। कैसे? इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा देश बना रहेगा, बचा रहेगा। मुझे शक है इस बात पर कि मेरे देश के जो राष्ट्र निर्माता थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना आजाद, भगत सिंह और इसके अलावा दर्जनों सैकड़ों लोग जिन्होंने भारत का जो सपना देखा था कि कैसा भारत वो चाहते हैं, क्या वो भारत बचेगा या नहीं। तो आज जो हमारी लड़ाई है, आज जो महिला अधिकारों की भी हम बात कर रहे हैं, वो भी इसी दायरे में हम कर रहे हैं कि महिला अधिकारों को बचाना, महिलाओं के अस्तित्व को। अभी यहाँ पे बहुत एक साधारण सा गीत गाया गया, लेकिन आप उस गीत का अगर मर्म समझने की कोशिश करें कि औरतों को उठना होगा, और मुझे लगता है पिछले 10-11 साल की राजनीति ने महिला एकता को, आज मेरा टॉपिक भी यही है बोलने के लिए, महिला एकता को जितना नुकसान पहुंचाया है, महिलाओं को जिस तरह धर्म में बांटा है, जाति में बांटा है, रंग में बांटा है, भाषाओं में बांटा है, क्षेत्रीय आधार पर बांटा है, लेकिन सबसे ज्यादा, और सीधे सीधे मैं कहना चाहती हूं, सबसे ज्यादा जो बांटा है वो धार्मिक आधार पर बांटा है। महिला एकता को सबसे ज्यादा, मेरे अपने में लाइफ टाइम का जिक्र करना चाहती हूँ कि मेरा जीवन काल, पिछले 20-25 साल से मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, मेरे अपने पत्रकारिता का जीवन और 40 साल से ज्यादा मेरी उम्र है, मेरा 40 साल का जीवन, इसमें सबसे बड़ा आघात मैंने अपने जीवन काल में जो देखा है वो पिछले 10-11 साल में देखा। महिला एकता को तोड़ने की बहुत ही गंभीर कोशिश है, और उन लोगों के जरिए ये कोशिश की जा रही है जिनके पास सत्ता का बल है, जिनके पास धन का बल है, जिनके पास पूरी सरकारी मशीनरी है, उनके पास मीडिया की ताकत है, उनके पास पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी है, उनके पास अदालतें तक हैं। वो लोग हमारी एकता तोड़ना चाहते हैं। क्या आप इस एकता को तोड़ने देंगे? आप तोड़ने देंगी? बताइए। क्या आप इस बात को समझती हैं कि हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है? क्या आप समझती हैं कि हमारा रंग रूप जो भी हो, आपने साड़ी पहनी है, मैंने फिरन पहनी है, लेकिन मेरे और आपके मुद्दे एक ही। क्या मैं और आप एक नहीं? और क्या आप मुझसे सहमत हैं कि वाकई जो सबसे ताकतवर लोग हैं, और मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूं, इस देश में जो सबसे ताकतवर पुरुष और जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग हैं वो हमारी एकता तोड़ना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बानगी देखिए, पिछले 48 घंटे में आपके सामने, आप भी न्यूज देखते होंगे, मेरा तो अच्छी किस्मत है या बुरी किस्मत है, मेरा तो कारोबार ही यही है, मेरा काम ही यही है कि मैं खबर से दूर नहीं रह सकती हूँ, या मैं खबर से दूर रहना चाहूं तो खबर मुझसे दूर नहीं रहती। अब आप देखिए, चर्चा हो रही है बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर कि भाई उन्होंने संविधान बनाया,
अंबेडकर कांग्रेस के हैं, अंबेडकर बीजेपी के हैं, अंबेडकर समाजवादी पार्टी के हैं, अंबेडकर को किसने किसका ड्यू दिया। सीधे तौर पर एक जो स्पीच का एक हिस्सा जो 10-11 सेकंड जो वायरल हो रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि स्पीच में कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बहुत जुल्म और ज्यादती की और वो नहीं ड्यू दिया, कांग्रेस पार्टी से नाराज थे बाबा भीमराव अंबेडकर। वो बहस राजनीति की बहस है, उस बहस को जारी रहना चाहिए। मैं आपके साथ जो बांटना चाहती हूँ वो ये कि कैसे इस पूरी बहस में जो महिला अधिकार और जो महिला आजादी है वो उसके केंद्र में कैसे। 1900 आजादी के बाद का जिक्र हो रहा है, पहली कैबिनेट का, और कहा गया कि भाई अंबेडकर जी जो है उन्होंने पहली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया क्योंकि हिंदू कोड बिल पास नहीं हो रहा था। क्या था हिंदू कोड बिल? उसमें सबसे बड़ी बात थी महिलाओं के अधिकारों को लेकर। अधिकार क्या थे महिलाओं के? सबसे बड़ी बात थी महिलाओं का संपत्ति में अधिकार, कि एक आजाद देश में वोटिंग राइट तो हमें पहले मिल ही गया, और ये बात भी मैं जाके वहां अमेरिकी लोगों से कह गया है कि भाई हमने आपसे भी पहले, बहुत सारे जो पश्चिमी देश हैं उनसे भी पहले हमने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। और ये बात भी मैं उनसे कह के आई क्योंकि जिस दौरान मैं वहां थी वहां इलेक्शन हो रहा था और डोनाल्ड ट्रंप फिर से वहां के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, मतलब चुन लिए गए हैं वो, बस उनको शपथ ग्रहण समारोह उनका होना है जनवरी में। और आप ये देखिए कि अभी भी सबसे बड़ी वजह कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा मर्दवादी व्यक्ति जो वहां पर अश्वेत लोगों की सीधे तौर पर बहुसंख्यकवादी राजनीति के लिए वो व्यक्ति और उसकी पार्टी जानी जाती है, वो 2 बार राष्ट्रपति इसलिए बन पाया क्योंकि उसके खिलाफ जो व्यक्ति लड़ रहा था वो महिला थी। यानी आप ये देखिए सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि क्यों वो जीते, इसकी वजह यह है कि अगर उनके सामने एक पुरुष होता और एक अश्वेत नहीं बल्कि श्वेत एक व्हाइट मेल होता और उनका मुकाबला कर रहा होता तो ये बहुत संभावना थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव नहीं जीतते। तो जो ये नारीवादी जो संगठन और नारीवादी जो अधिकार और जिन आजादी का हम जिक्र करें, जिस शक्ति का हम जिक्र करें, इसका जो संघर्ष है ये पूरी दुनिया में चल रहा है। और मैं वहां भी कह के आई, मैंने कहा देखिए आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, अभी तक यहां पर कोई महिला राष्ट्रपति नहीं है, आपसे अच्छे तो हम हैं। भारत ने महिला प्रधानमंत्री दी, पाकिस्तान ने भी दे दी, बांग्लादेश ने भी दिया, श्रीलंका ने भी दिया, पूरा हमारा साउथ एशिया अगर आप देखें तो हमारे यहाँ महिला नेताओं की ऐसा नहीं है कि कोई कमी, बल्कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनको बनाया। लेकिन उसके बावजूद ये पूरा सफर जो तय हुआ उसके वापस हमें लौटना जरूरी है। 1947 के बाद, 1947 से लेकर 1952 जबकि पहला चुनाव हुआ तो उसमें जो हिंदू कोड बिल था, एक से ज्यादा शादियों पर रोक की बात थी और इस तमाम मुद्दे को लेकर नेहरू इसको पास नहीं करा पा रहे थे। अंबेडकर इस बात से नाराज थे और कांग्रेस पार्टी में भी आप जानते हैं महिला विरोधी जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ भाजपा में है, कांग्रेस में भी एक जमाने से पुरुषवादी मानसिकता, रूढ़िवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो सभी पार्टियों में भरे हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। लेकिन ये याद दिलाना जरूरी है कि वो लोग जो अंबेडकर को लेकर उनकी विरासत को हड़प लेना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जब हिंदू कोड बिल पास किया जा रहा था और महिलाओं को उनके बुनियादी अधिकार दिए जा रहे थे, तब इन्हीं लोगों ने राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाई थी कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे क्योंकि ये धर्म विरोधी है। और आज भी वही बात है, चाहे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड देख लीजिए, चाहे आप लव जिहाद का पूरा प्रोपेगेंडा देखिए, हर मामले में महिलाओं को के अधिकारों को, उनकी आजादी को धर्म के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। और जो आम भारतीय है वो नर्वस हो जाता है, वो कहता है मैं अधिकारों की तरफ जाऊं या मैं धर्म की तरफ जाऊं। वो कहता है मैं धर्म की तरफ जाता हूं। और इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है कि महिला अधिकार किसी भी धर्म के खिलाफ है और इसमें भी एक कोई खास धर्म जिम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें हिंदू धर्म है जिसके मानने वाले लोग महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे हैं। आप बड़े से बड़े मुसलमानों को देख लीजिए, आप ईसाइयों को देख लीजिए, आप, मैं तो कहती पूरी दुनिया का मैं आपको किस्सा सुना रही हूं। सबसे ज्यादा जो विरोध है वो महिला अधिकारों को लेकर ही है पूरी दुनिया में। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने एक महिला को अभी तक राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको क्या दे सकती हूँ कि पूरी दुनिया में। और सबसे ज्यादा जो निराशा की बात है, मैंने इस भाषण की शुरुआत की थी आशा से, निराशा की बात यह है कि हम जो हमारे अधिकार हैं
उनकी लड़ाई में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। जहां हम थे अब से 10-15 साल पहले, हम उससे कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। तो इस बात को भी महत्वपूर्ण है समझना। अब मैं आपसे यहाँ अपनी छोटी सी कहानी बांटना चाहती हूँ। मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मेरा अभी इंट्रोडक्शन दिया गया, लेकिन मैं सिर्फ वही नहीं हूं जो मेरे बारे में कहा गया। मैं कौन थी इससे पहले कि मैं वो बन गई जो मैं आपके सामने खड़ी हूं। और मेरे इंट्रोडक्शन में कहा गया कि मैं जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जो हादशे पर रहने वाले लोग हैं, जिन्हें मुफस्सिल लोग कहा जाता है, वो जो छोटे इलाकों में रहते हैं, मैं उन सबकी आवाज उठाने की कोशिश करती हूँ। मैं इसलिए कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं उनमें से एक हूं। मैं वो पत्रकार नहीं हूं कि मैं ऊंचे पायदान पर बैठी हूं और अपने दर्शकों को और अपने श्रोताओं और हमारे पाठकों को मैं नीचे देख रही हूं कि मैं इन लोगों पर रिपोर्टिंग कर रही हूं। मैं अपने ही जैसे लोगों पर रिपोर्टिंग कर रही हूं। और मेरी पत्रकारिता की वजह भी यही है कि मैं एक छोटे से कस्बे से आती हूँ, उत्तर प्रदेश के। बुलंदशहर एक जिला है, उस जिले में भी एक छोटा सा कस्बा है जहां मेरी पैदाइश हुई। और मैं शुरू से काफी संवेदनशील रही। मेरी फैमिली में ज्यादातर लोगों के अपने व्यवसाय हैं, कारोबार हैं। मैं अपने परिवार में पहली पत्रकार हूं। मेरी मदर ये चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं या टीचर बनूं। उस वक्त में 80-90 के दशक में जब मैं बड़ी हो रही थी, यही अच्छा पेशा माना जाता था। कोई नहीं सोचता था कि एक छोटे से कस्बे में रहने वाली लड़की जाके दिल्ली में पत्रकारिता करेगी। लेकिन जब मैंने ये देखा कि खासकर जो महिलाएं हैं, जो तथाकथित निचली जाति के लोग हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनकी आवाजें न अखबारों में हैं, न उनकी आवाजें पत्रिकाओं में हैं, न उनकी आवाजें टेलीविजन में हैं। मैंने देखा कि मैं कहां हूं, मेरी खबर कहां है। और धीरे धीरे जब मैं छोटी बच्ची थी, 10-12 साल की, मेरे जीवन का एक अंधेरा अध्याय ये भी है कि मेरे ही कस्बे में सांप्रदायिक हिंसा भी हुई और मैं उसका शिकार भी हुई। और बहुत जल्दी मुझे और मेरे परिवार को ये पता लग गया कि हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, उसके साथ जीना कितना मुश्किल है। तो मैं वो बच्चे जो शायद मेरी जो दोस्तें हुआ करती थी स्कूल में, उनसे पहले मुझे संवेदनशील हो जाना पड़ा मेरी अपनी धार्मिक पहचान की वजह से। और जो उसकी वजह से मुझे जिस भेदभाव का सामना करना पड़ा और जिस हिंसा का सामना करना पड़ा, 12 साल की उम्र पे मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो जिस इलाके में हम रहते थे वो हमारे लिए सेफ नहीं था। तो बहुत जल्द, एक बहुत ही छोटी उम्र में मुझे संवेदनशील हो जाना पड़ा। मुझे अपने अधिकारों, अपनी आजादी और अपनी आवाज को मैं हर जगह तलाश करने लगी। और ये करते करते 19 साल की उम्र में मैंने पत्रकारिता को अपना लिया, या पत्रकारिता ने मुझे अपना लिया। तो जब मैं बात करती हूँ और लोगों को अपील करती है, वो बात उनके दिल तक पहुंचती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं अपनी ही बात कह रही हूँ। जब मैं आपकी बात कह रही हूं तो भी मैं अपनी ही बात कह रही हूं। मुझे पता है कि आप किन मुश्किलों से गुजर रही हैं, मुझे पता है कि आपके संघर्ष क्या है, और मुझे यह भी पता है कि आपकी आकांक्षाएं क्या है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहती हूं कि वो भारत, जिस भारत में मैं पत्रकार बनी, छोटे से कस्बे से आने वाली एक छोटी उम्र की लड़की जिसके परिवार में कोई पत्रकार नहीं था, जब मैं दिल्ली पहुंची तो ऐसा नहीं था कि मुझे सपोर्ट करने वाले, मेरा समर्थन करने वाले जो संपादक थे, जो पत्रकार थे, चाहे महिला या पुरुष थे, सब मेरे समुदाय से थे। ऐसा नहीं है। आज जो बटेंगे और कटेंगे की राजनीति हो रही है, वो तमाम उदारवादी हिंदू समुदाय के लोग थे जिन्होंने मुझ जैसी लड़की को सपोर्ट किया। हर कदम पे मेरा हाथ थामा, मुझे सिखाया, मुझे पढ़ाया, मुझे नौकरी दी, जिसकी वजह से मैं पहुंच सकी कि आपके सामने मैं खड़ी हो सकूं। लेकिन अफसोस ये है कि आज अगर मेरे ही कस्बे से निकली मेरे जैसी कोई लड़की फिर से दिल्ली शहर में आके पत्रकारिता करना चाहे, नौकरी हासिल करना चाहे, तो मुझे ये विश्वास नहीं है कि उसको वही समर्थन मिलेगा। ये फर्क है मेरे बचपन का भारत और आज के भारत में।
और आप लोगों को देख के बस दिल खोलने का मन हुआ। मैं अक्सर अपनी कहानी नहीं कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है पत्रकारों को कहानियां दूसरों की सुनानी चाहिए, खुद कहानी नहीं बनना चाहिए। लेकिन जब आपको देखा और लगा कि बिल्कुल मेरे परिवार जैसी महिलाएं हैं तो लगा कि एकदम दिल खोल देती हूं। आज जो भारत है, जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि भाई 56 इंच का उनका सीना है, लेकिन दिल इतना छोटा है और इसी छोटे दिल का एक भारत बना देना चाहते हैं वो, और काफी हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख और अफसोस की बात यह है कि वो कामयाब हो रहे हैं, और इसीलिए मुझे विश्वास नहीं है कि मेरी जैसी कोई लड़की अब 20 साल बाद अगर निकल के इसी तरह से आती है और दिल्ली जाती है या मुंबई जाती है या कोलकाता जाती है या कहीं भी भारत में जाना चाहे तो उसको उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा।